Hello friends, welcome to the 20th lecture of GST और आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। बराबर है, चैप्टर नंबर 7। अब जो बेटा हमारे चैप्टर्स बचे छोटे छोटे हैं, दो लेक्चर्स एक एक चैप्टर को अप्रोक्सीमेट लगेगा और बाकी 27th लेक्चर तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी हमारा। ये चैप्टर 7 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, कब कराना, कौन किसको कराना पड़ेगा, कंपलसरी क्या होता है, किसको नहीं कराना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना है तो क्या, कैंसलेशन करना है तो क्या, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, ये सारी चीजें हम रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ पहले डेफिनेशन, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, बस कंसेप्ट समझना है, बाकी कुछ नहीं है। एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज काफी आ सकते हैं इस चैप्टर में से, जितना मुझे समझ में आता है। बराबर है ना, एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के चैप्टर्स से। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशंस कोई काम की नहीं, जैसे कॉमन पोर्टल यानी जो जीएसटी ना, आपका जीएसटी साइट है ना, जीएसटी साइट वेबसाइट, उसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं। जीएसटीएन ये पोर्टल है, जीएसटीएन, दिस इज द कॉमन पोर्टल। बराबर है। इसके बाद है टैक्सेबल टेरिटरी, ये ऐसी टेरिटरी जहां पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो इंडिया इज टैक्सेबल टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर्स होकर सब आपको बताया था। हाँ, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, डेफिनेशन लिखने भी आ सकती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको बताना पड़ता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है। भैया आप कहां बिजनेस कर रहे हो, ये तो बताओ हमारे को। बराबर है। तो वो पड़ता है बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस के डेफिनेशन में। तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स a place where business is ordinarily, specially नहीं, ordinarily carried on, and includes a warehouse, godown, or any other place where taxable person store his goods, supplies, receives goods or services or both. ये काम क्या करता है? ऑर्डिनरीली करता है। थोड़ा सा आगे चलते, फिर जरा इस वर्ड पे सर आप क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो? नहीं बेटा, कारण है। अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स, ये और है। हाँ, या फिर अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। और अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, एजेंट के थ्रू वहां बिजनेस करता है, तो वो भी प्रीमाइसेस को प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। चलिए, ऑर्डिनरीली सर आपने बहुत एम्फेसिस किया। हाँ, मान लीजिए मैं नागपुर में आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक ब्रांच ऑफिस जयपुर में भी खोल लेता हूं। ठीक है, निखिल सारडा क्लासेस, एक ब्रांच ऑफिस जयपुर में, जहां पे मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूं बट मैं मेरी बुक सेल कर रहा हूं। अब बुक सेलिंग आपको पता है एग्जेम्प्ट है, हमने चैप्टर 4 में देखा था, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बराबर है। वहां पे मैं और कोई मतलब जिसने पेन ड्राइव वगैरह लिया है मेरा, तो उनके पेन ड्राइव का कोई डिस्प्यूट है या कोई पेन ड्राइव ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो सॉल्व करने का काम कर रहा है। एक मेरा सेंटर है जयपुर के अंदर। बराबर है। अब दोनों स्टेट अलग अलग है बेटा। अब यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर माना जाएगा क्या? सवाल ये उठता है, क्या मैं वहां से कोई टैक्सेबल सर्विस दे रहा हूं? नहीं। क्या मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं कुछ रिसीव कर रहा हूं? नहीं। बस बुक्स बेच रहा हूं, वो तो एग्जेम्प्ट है। और एग्जेम्प्ट, अगर सिर्फ आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ वहां पे मैं डिस्प्यूट, मैंने आपको सब बताया, डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व कर रहा। लेकिन अचानक से एक बच्चा आया, सर पेन ड्राइव दे दो ना, मुझे यहीं से चाहिए। तो मैंने उसको एक पेन ड्राइव बेच दिया, मेरे वहां पे लोगों ने एक पेन ड्राइव बेच दिया, एक ही पेन ड्राइव बेचा। बराबर है। तो क्या सिंगल ट्रांजैक्शन भी उसको प्लेस ऑफ बिजनेस बना देगा क्या? नहीं। वर्ड लिखा है ऑर्डिनरीली, जनरली नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली वहीं से बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए। स्पेशली नहीं लिखा है। अगर एक ट्रांजैक्शन कर दिया, इसका मतलब ऑर्डिनरीली मैं वहीं से पेन ड्राइव बेच रहा हूं क्या जयपुर से? नहीं।
अगर ऐसी जगह जहां से आप ऑर्डिनरीली बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। जहां से आप ऑर्डिनरीली नहीं कर रहे, एक आध बार भेज दिया, तो उसको बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कहा जाएगा। आई बात समझ में? सेकेंड है अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। एक सीएसटी का केस आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 4-5 साल पहले जब जीएसटी आने का ही था, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, वहां भी इसी टाइप के प्रोविजन थे। ये बेटा रेप्लिका है उसका, ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन है वहीं से उठाई हुई है, मतलब मैंने नहीं, जीएसटी वालों ने। तो उसमें क्या हुआ था, वो जो आदमी था वो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पूजा रूम में रखता था। मतलब वो भगवान, मतलब उस मानता था कि भगवान के पास मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखूंगा तो मेरे बिजनेस में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, अच्छी लक्ष्मी आएंगी, ऐसा उसका मानना था। भगवान के सामने अपने वो लाल कलर के बड़े बही खाते वहां रखता था वो, और उसका पूजा रूम था वो। अब वो डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, भैया ये तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, तुमने रजिस्टर नहीं करवाया इसको, आपको जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है। तो उसने बोला अरे पूजा घर बिजनेस की जगह, उसको बहुत आघात हुआ इस चीज का, तो उसने केस कर दिया डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कि भैया मेरे पूजा रूम को बिजनेस कैसे बोल रही है। तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप वहां अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हो तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। बट सर वो पूजा रूम, नो बट शट, आपने वहां बुक्स ऑफ अकाउंट रखे, आप वहां मेंटेन करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट, रोज रखते हो, वहीं लिखते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस। यही बात समझ में? चलिए, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब पहले तो अथॉरिटी मतलब देखिए, जैसे आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो आप उस अपील करते हो कहाँ, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, इस टाइप के चलता है। वैसे यहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी रहती है। अगर ऑफिसर का डिसीजन आपको नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि नहीं मेरे फेवर में काम नहीं हुआ है तो आप अपील कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। तो वो जो अथॉरिटी जो अपील सुनती है उसको अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं, बराबर? सॉरी। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ प्लेस other than registered place which is characterized by sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resource to supply service or to receive or use service for its own needs। एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी रहती है इस बिजनेस की, उसके बारे में ज्यादा कुछ रेलेवेंट नहीं है बेटा। प्रिंसिपल प्लेस, हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। प्रिंसिपल प्लेस मतलब क्या? मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय आपने इसको प्रिंसिपल प्लेस बताया। अब होता क्या है, प्रिंसिपल प्लेस का इंपॉर्टेंस समझो। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया महाराष्ट्र में, आपके एक ही ब्रांच नहीं है, आपकी 25 ब्रांच है महाराष्ट्र में, 25 अलग अलग ब्रांच। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन कराए तो काम चलता है, बराबर है, 25 ब्रांच का। तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेंगे भैया इसमें से सब में से मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है तुम्हारा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीओबी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये कौन सा है भैया तुम्हारा? ये डिपार्टमेंट पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइम में। क्योंकि क्या होता है, जब कभी रेड मारनी रहती है या सर्च वगैरह के लिए जाना रहता है डिपार्टमेंट को, तो सीधा प्रिंसिपल प्लेस पे पहुंचेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो नागपुर पहुंचते हैं और आप बोलते हैं मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरा तो औरंगाबाद में प्रिंसिपल प्लेस, मतलब मेन सब बुक्स वहां रखे हुए हैं ऐसा। तो ये सब प्रॉब्लम बाद में ना हो, इसीलिए उनके पास रिकॉर्ड में चाहिए कि आपका प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है। सीधा उनको काम रहेगा तो वो लोग वहीं पहुंचेंगे। आई बात समझ में? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको दिखवाना पड़ता है जब रजिस्ट्रेशन लेते समय पे, ठीक है। इसके बाद कुछ फालतू डेफिनेशन है। एक proper officer in relation to any function performed under this act means commissioner or officer of central tax who is assigned function by the commissioner on the board। ठीक है, ये कोई विशेष नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन, जरा ध्यान देना बेटा इस पे, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 के तहत होता है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर, UIN। इसका कंसेप्ट बाद में आज ही आने वाला है इसी लेक्चर में, अभी नहीं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे, लेकिन जिस पर्सन के पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उससे हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहेंगे। ये भले ही 4-5 वर्ड्स है लेकिन इसका बहुत मीनिंग है बेटा, इसका बहुत गहरा मीनिंग है, बहुत गहरा मीनिंग है।
अभी नहीं समझेगा, थोड़ी सी देर बाद समझेगा। मैं अभी अभी समझाऊंगा अभी नहीं उस चीज को, देख 1 घंटे बाद आपको ये समझ में अपने आप आएगा। बस अभी के लिए ध्यान रखो, रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। UIN जिसके पास है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। कारण पूरा आगे कहानी समझ में आएगी, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। चलिए अब आता हूं कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन पहले भी पढ़ाई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड or liable to be registered under section 22 or 24. These section have been discussed detailed subsequently in this chapter. ये सारे सेक्शन अभी डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। Thus, even an unregistered person who is liable to register is a taxable person. मैंने बताया था 1 तारीख को 20 लाख टर्नओवर जैसे ही क्रॉस हुआ, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, नाउ यू आर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन होते थे, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो गए तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। सही है नहीं है? ये सब कहानी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में मैंने थोड़ी सी बताई थी, बराबर है। Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntary registration and got himself registered is also taxable person. Liable नहीं है, लेकिन तुमने खुद से स्वयं होकर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भी तो आप यू आर लाइबल, नाउ यू आर अ टैक्सेबल, बराबर। ये सब हम डिस्कस करने वाले। सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, 25 ठीक है, ये सब कुछ है। हम सेक्शन बाय सेक्शन काम करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आऊंगा पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरी अगर बात मानते हो तो ये और ये 4 चीजें छोड़ दो, ये नहीं, ये पढ़ना है, लेकिन पहले ये 4 पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे सर? ये यहां पे एनालिसिस। आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल आउटवर्ड सप्लाई, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। टैक्सेबल सप्लाई उसमें इंक्लूड किया जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड किया जाता है। बेटा एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट में एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल ऑल्सो, नॉन टैक्सेबल को भी एग्जेम्प्ट में माना गया है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर कभी भी ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होता है अंडर सेम पैन, यानी सारी ब्रांचेस का। अरे भैया जो पैन नंबर रहता है उसी के बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे फ्रेंड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। सैमसंग इंडिया लिमिटेड पैन तो एक ही है, बराबर है, लेकिन हर स्टेट अलग अलग है। अब यहां पे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मैंने क्या कहा? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। और एक ही स्टेट में 10 ब्रांचेस है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू कैन टेक। ये सब हमने सेकेंड सप्लाई चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में देख चुके थे। आज विद एग्जांपल्स ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जैसा पढ़ाते जा रहा आप चलते जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे बेटा इस पे। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर की बात अपन ने कर ली, और क्या एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आता? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, ये 5 चीज टर्नओवर में नहीं पकड़ना है। और वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, ऐसी इनवर्ट सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसको टर्नओवर में नहीं गिनना है। जो आप इनवर्ट सप्लाई लेते हो, बराबर है, ऑन विच जीएसटी इज पेबल और रिवर्स चार्ज। देखिए जो आपने इनवर्ट सप्लाई ली, अगर वो सप्लाई जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंदर आती है, मतलब यू आर लायबल टू पे टैक्स। अरे मैंने आपको कोई इनवर्ट सप्लाई दी, सॉरी मैंने आपसे कोई इनवर्ट सप्लाई ली, आपने मुझे सप्लाई किया, लेकिन उस सप्लाई पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, मतलब मैं आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट, बराबर है, आई एम रिसिपिएंट एंड आई एम लायबल टू पे टैक्स। बट उसको, उस इनवर्ट सप्लाई को, वो मेरा परचेस है बेटा, सेल तो है नहीं, उस चीज को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इनवर्ट है, ठीक है ना। आउटवर्ड सप्लाई ऐड होती है टर्नओवर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहां क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई पे तो आप जीएसटी दे ही रहे हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप इनवर्ट सप्लाई में भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर की हालांकि डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे फिर से एक बार दी हुई है, ये इसका एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं हम लोग।
पूरा डिटेल के अंदर, और फिर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करेंगे, पूरा एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में पढ़ाता हूं आपको। लेकिन उसके पहले यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ is required to obtain registration in the state or union territory from where he makes taxable supply if his aggregate turnover exceeds the specified threshold limit in the financial year. In the financial year बोला है, preceding financial year नहीं बोला है। कंपोजिशन स्कीम में preceding financial year था, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात समझ में? इस साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट का, जहां आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, अगर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाता है, देन यू आर लायबल टू मेक द रजिस्ट्रेशन। और एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर एक रुपए का भी टर्नओवर हो, आप रजिस्टर्ड ही कहलाओगे। एक ही बार थ्रेशोल्ड मिलता है, समझ लेना। और समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतना समझ में आया? डेफिनेशन पे मैं वापस आने वाला हूं। पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, सबसे जरूरी चीज वो समझने वाली बात है यहां पे। एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ये मैंने आपको बताया था। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वगैरह हो गए, जीटीए, ठीक है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विस, ये सब सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज रहता है। क्या रहता है? रिवर्स चार्ज रहता है। तो उनको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना थोड़ा, मान लीजिए कि एडवोकेट है। एडवोकेट एक बिजनेस एंटरप्राइज को एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है, क्या? लीगल सर्विस। एक्सक्लूसिवली लीगल सर्विस सप्लाई कर रहा है, सिर्फ लीगल सर्विस, और इसने 1.5 करोड़ की सप्लाई की, जबकि 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए की, और इसने 1.5 करोड़ की सप्लाई की। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। पूरा के पूरा ये जो 1.5 करोड़ है, ये आरसीएम में जाएगा, सॉरी, ये पूरा के पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इस बिजनेस एंटरप्राइज को टैक्स देना पड़ेगा इस पे। अब जरा चीज समझना, एडवोकेट का बस ये 1.5 करोड़ का ही टर्नओवर है। क्या एग्रीगेट टर्नओवर में ये रिवर्स चार्ज इंक्लूड होता है? नहीं। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या? जीरो एग्रीगेट टर्नओवर, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं है। एडवोकेट इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ये बात ध्यान रखो। चलिए, आप समझ गए रिवर्स चार्ज वाला। वैसे रिवर्स चार्ज के बारे में हम चैप्टर 3 में सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में, कोई बात नहीं। हाँ, outward supply taxable under reverse charge which continue to be part of aggregate turnover if the part of the aggregate turnover of the supplier of such supplies। ये कहते हैं outward taxable supplies। ये यहां पे मैं बात कर रहा था inward supply की। aggregate turnover to exclude inward supply on which tax is payable under reverse charge। ओ हाँ, ये तो केस ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें और एडिशन करता हूं मैं, वो चीज जो बताना था वो नहीं बताया मैंने। अब ये इसके लिए ये सर्विस है, इनवर्ड सप्लाई किसके लिए है? इनवर्ड सप्लाई इसके लिए है, बराबर है, बिजनेस एंटिटी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है। तो इसके जो टर्नओवर होगा बिजनेस एंटिटी का, जिसपे ये टैक्स दे रहा है आरसीएम बेसिस पे, इस इनवर्ड सप्लाई को टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और समझना, रघुवीर, सॉरी, हाँ, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज विच कंटिन्यू पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लायर ऑफ सच सप्लाईज। अब ध्यान रखना, ये सर्विस दे कौन रहा है? सर, ये एडवोकेट दे रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो गई? आउटवर्ड सप्लाई। क्या हो गई? आउटवर्ड सप्लाई। अब ये आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर का पार्ट रहेंगी, लेकिन होगा क्या? एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो है, बट बेटा ये फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाई है इसके हिसाब से। ये देखिए, क्योंकि पूरा के पूरा, वैसे ये आगे आएगा, मैंने बहुत जल्दी बता दी ये चीज आपको, मैं वापस इस पे आऊंगा बेटा, ये आगे आने वाला है। मैं सॉरी, थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, यही चीज आगे आने वाली है, तब डिस्कस करूंगा फिर से, सेक्शन 24 आएगा जब। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इस एडवोकेट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा,
ये एक्सक्लूसिव वर्ड पे आगे एक्चुअली डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं समझा रहा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस एंटिटी के जो इनवर्ट सप्लाई के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बिजनेस एंटिटी के हिसाब से तो इनवर्ट सप्लाई है और टैक्सेबल अंडर आरसीएम बेसिस, वो इनवर्ट सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये देख लीजिए। लेकिन आउटवर्ड सप्लाई को किया जाता है। रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेज जीएसटी ऑन सिटिंग फीस paid to director for service rendered by them under reverse charge. Value of service provided by directors to Raghuveer Limited will form part of aggregate turnover of directors and not Raghuveer Private Limited. भैया रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसने डायरेक्टर्स ने इनको डायरेक्टर्स ने सर्विस दी रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड को और उन्होंने क्या दिया, सीटिंग फीस दी है। क्या दिया, सीटिंग फीस। आई बात समझ में? तो इनके टर्नओवर में आएगा, इसके टर्नओवर में आएगा जिसपे ये आरसीएम है, रिवर्स चार्ज बेसिस के हिसाब से ये टैक्स देगा। आई बात समझ में? लेकिन टर्नओवर में किसके आएगा, डायरेक्टर के, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड के नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड एलिमेंट ऑफ सीजीएसटी। अब देखिए बिल बनता है उस पर जीएसटी रहता है, तो टर्नओवर में जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस कुछ भी हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान देना, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन। पूरे हिंदुस्तान में जितनी ब्रांचेस रहेगी सेम पैन में उसका टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा। ओहो हो, ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टुगेदर इन वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मतलब क्या हुआ, अ डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेस, वन इन दिल्ली and other in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both offices would be taken into account, and only if same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration. ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चंस आने वाले बेटा, तो हम और देखेंगे। अब दूसरा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। ओहो, समझना इसको। मधुर ऑयल्स पंजाब एंगेज इन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। बेटा पेट्रोल टैक्स पे जीएसटी नहीं है, टैक्सेबल नहीं है पेट्रोल, जीएसटी के दायरे में नहीं आता, लेकिन मशीन ऑयल जीएसटी के दायरे में आता है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर मधुर ऑयल लायबल टू जीएसटी फॉर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर ऑफ बोथ नॉन टैक्सेबल एज वेल एज टैक्सेबल। ये देख लो भैया, एग्रीगेट टर्नओवर के दोनों में आता है। एग्रीगेट टर्नओवर दोनों चीज आती है, टैक्सेबल भी आती है, एग्जेम्प्ट भी आती है, और एग्जेम्प्ट में ही नॉन टैक्सेबल भी आ जाती है। आई बात समझ में? तो जरा ध्यान देना, would be taken into account and if same exceeds the applicable threshold limit, Madhur Oil is liable for registration. ठीक है, अभी मैं सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट पे मैं आने का हूँ बेटा, बात समझना, ठीक है। Aggregate turnover to include all supplies made by taxable person whether on his own account on behalf of principals। ठीक है, खुद का रहो चाहे भी प्रिंसिपल के बिहाफ में करूँ, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आ जाएगा। मोहिनी एंटरप्राइजेज अपॉइंटेड मेसर्स बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट एज इट्स एजेंट। मोहिनी एंटरप्राइजेस एक फर्म है, उसने बेस्टफोर्ड्स को एज ए एजेंट अपॉइंट किया। मोहिनी प्रिंसिपल है, बराबर है, और उन्होंने क्या किया, बेस्टफोर्ड को एजेंट अपॉइंट किया। Messrs. Bestford makes supply of goods on his own account as well as on behalf of मोहिनी। अब ये क्या करते हैं, ये खुद के नाम से भी इनवॉइस देते हैं, इनका खुद का भी है, और कुछ लोगों को ये मोहिनी के नाम से देते हैं। एजेंट के बारे, पैरा 3 वाले एजेंट हो गए, ये वाले पैरा 3 वाले एजेंट हो गए। याद होगा कि नहीं पता नहीं, जाने दो। पेज नंबर 65 पे लिखा है पैरा 3, नहीं सॉरी 65 पे नहीं, हाँ 65 पे पैरा 3 एजेंट के बारे में बताया था चैप्टर 3 में, डेल क्रेडे एजेंट वगैरह, नहीं चैप्टर 2 में पढ़े थे हमने, जाने दो अभी फिलहाल उसको जाने दो। तो ये क्या हो गया, ये मोहिनी नाम से भी देते हैं
और उन अकाउंट भी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हमको समझना क्या है पहले वो देखते हैं। All supplies of good made by Bestford as agent of Mohini as well as own account will be included in aggregate turnover of Bestford। अब जब इसका aggregate turnover निकाला जाएगा तो ये भी और ये भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सर ये डबल जुड़ जाएगा? हाँ, ये डबल हो जाएगा। देख लीजिए, जब मोहिनी का टर्नओवर निकालेंगे तो मोहिनी के नाम से जो जो इनवॉइस गए वो जोड़ेंगे, तो सर उसके अंदर तो ये भी आते हैं। हाँ आते हैं। तो सर इसको, इस टर्नओवर को आप इस नाम से भी ले रहे हो, मतलब इसमें भी जोड़ रहे हो और इसमें भी जोड़ रहे हो। हाँ बेटा ऐसा ही है। हालांकि ये गलत है, लेकिन अब इसमें क्लैरिफिकेशन वगैरह कुछ आया नहीं है, अभी तो ऐसा ही है कि हाँ आप दोनों नाम से इसको जोड़ रहे हो। फिलहाल तो बात यही है, ठीक है। अब है तो है, क्या कर सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर स्टेट, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस था, अपन ने उस समय भी पढ़ा था। एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन स्टेट। Former is used for determining the threshold limit for registration eligibility of composition scheme as well as option to pay tax under concessional rate. However, once person is eligible for composition, the amount payable under composition will be calculated on basis of turnover in state। उस state में particular कितना turnover होता है उस हिसाब से calculate किया जाता है, ठीक है। For paying the percentage और registration वगैरह के लिए aggregate देखा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। बेटा जरा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। पहले मैं ये टेक्स्ट तो पढ़ तो रहा हूं, उसके बाद में इसको बाइफरकेट करूंगा मैं 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। पहले पढ़ रहा हूं और ये पढ़ के आपको कुछ नहीं समझेगा, ये मुझे पता है, तो टेंशन मत लेना। क्या बोला मैंने? ये पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, आपको पता है सर, लेकिन टेंशन मत लेना। हाँ सही में टेंशन मत लेना, लेकिन एक बार पढ़ते की कोशिश करते हैं। जितना समझे कोशिश करो समझने की, ठीक है ना बेटा। ये पढ़ के नहीं समझेगा, ये मुझे भी पता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है और वो है 20 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। हर सप्लायर को, एवरी सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग नहीं, ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, जैसे 20 लाख क्रॉस होता है, ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या समझे आपने? सर इतना समझ में आया अभी कि जिस इंसान का फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उस स्टेट, जिस स्टेट में 20 लाख टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट, उस स्टेट में जहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करता है, बराबर है। महाराष्ट्र में करता है तो महाराष्ट्र, गुजरात में करता है तो गुजरात, है ना, और दोनों में करता है तो सर एग्रीगेट टर्नओवर दोनों का भी देखते हैं, तो दोनों जगह उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, गुजरात में भी महाराष्ट्र में भी। जिस दिन उसका महाराष्ट्र गुजरात, जैसे मान लीजिए गुजरात में उसका टर्नओवर 2 लाख ही होता है और महाराष्ट्र में उसका टर्नओवर हो जाता है 19 लाख, 19 लाख इधर होता है और 2 लाख गुजरात में होता है। बेटा अपन एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे देखते हैं, तो ऑल इंडिया बेसिस का एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 21 लाख, 21 हो गया लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र। बट सर गुजरात का तो 20 लाख, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लगेगा, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। थोड़ा सा अजीब लगते जाएगा, चिंता मत करना, अभी देखते जाओ, बस सुनते जाओ। हमने क्या बोला? सीधी बात है, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख होना, और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस, सिंपल। ऑल इंडिया बेसिस पे सेम पैन मतलब गुजरात में भी वही होगा बेटा, और महाराष्ट्र में भी सेम पैन, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है लेकिन सेम पैन में बिजनेस कर रहे कि नहीं कर रहे अपन। और एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? भले ही 19 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 21 लाख हो गया। तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट में लेना पड़ेगा। अब जरा कहानी समझना। However, limit of 20 lakh will be reduced if a person is carrying out business in special category states as per article this of constitution। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट 20 नहीं है, ये लिमिट है 10। कौन से वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? पहले तो समझ लो स्पेशल कैटेगरी क्या होता है। पहले क्या समझना है, स्पेशल कैटेगरी क्या होता है। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सर ये याद रखने पड़ेंगे, यस याद रखने पड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ये तो हमेशा याद रहता है। अरुणाचल प्रदेश ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 4 और याद रख लो। जम्मू कश्मीर तो वैसे भी हर जगह रहता ही है, ठीक है ना। तो ये 11 स्टेट्स है, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा गया है। ओके, हाउएवर एक एक्सप्लेनेशन आया इस सेक्शन में, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली मिजोरम, नहीं एक मिनट, रजिस्ट्रेशन ओनली मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अरे सर नहीं समझा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 11 है। कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन आर्टिकल 279A 4G के हिसाब से 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। और हमने अभी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में ये देखा कि ये जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको रिड्यूस करके ये रहेंगी 10 लाख की। क्योंकि क्या होता है, ये जो स्टेट्स बेटा छोटे स्टेट्स है, यहाँ पे लोगों का टर्नओवर 20 लाख टर्नओवर, मतलब 20 लाख तक का टर्नओवर, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये छोटे स्टेट्स का कहना है कि भैया हमारे यहाँ 20 लाख जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे यहाँ पे 20 लाख लोगों का जाएगा नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हमारा रेवेन्यू का क्या। तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया हम लिमिट 10 लाख रखे, ऐसा हमको बेनिफिट दो। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल में मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भैया 20 लाख रहेगा नॉर्मल स्टेट्स के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए रहेगा 10 लाख। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन डाला गया एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 22, वो एक्सप्लेनेशन के तहत रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए सिर्फ 4 स्टेट्स ही स्पेशल कैटेगरी माने जाएंगे। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। इसको MMNT से ध्यान रखना, इसको ये जो पूरा है ना बेटा, इसको ऐसे ध्यान रखना, मतलब मैं एक बता देता हूं, MMNT क्या हो गया ये? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय मत पकड़ देना, ठीक है ना। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्पेशल कैटेगरी ने बोला हम लिमिट 10 लाख ही रखेंगे। इसका मतलब बचे स्टेट्स, बचे कौन से सर? अब चीज समझना बेटा, दड़ा ध्यान देना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, ये 11 में से ये जो 4 स्टेट्स है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये 11 में से ये 4 के लिए स्पेशल कैटेगरी यानी 10 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट है। तो जरा कॉमन सेंस से जवाब दो, ये बचे 7 के लिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 7 के लिए लिमिट क्या रहेगी? 20 लाख। ये स्पेशल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए नहीं बैठते। आई होप समझ में आया। नोट देखिए, इफ अ पर्सन विद प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया हैज वन ब्रांच इन स्पेशल कैटेगरी, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी विल बी रिड्यूस टू 10 लाख। आपकी एक ब्रांच भी अगर है तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए 10 लाख हो जाएगी। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? अब जैसे मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाते वक्त बताया था, अगर एक ब्रांच भी कंपोजिशन में आ जाती है तो सब ब्रांच उसमें आ जाएंगी। जैसे कंपोजिशन के लिए 1.5 करोड़ भी था और कुछ स्टेट्स में 75 लाख भी था। अगर आपकी एक ब्रांच भी कुछ दूसरे स्टेट के अंदर है, ये मैंने पढ़ाया था उस समय, तो आपके लिए कंपोजिशन लिमिट फिर 75 हो गई। क्योंकि ऐसा नहीं होता एक ब्रांच को कंपोजिशन मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मिलेगा तो सबको मिलेगा, जाएगा तो सबका चला जाएगा। आई बात समझ में?
ऐसा यहां नहीं है। अब यहां क्लियर वर्डिंग्स नहीं है, लेकिन जितना वर्डिंग्स पढ़ के समझ आता है मुझे और बड़े बड़े ऑथर्स को, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो सही है, ठीक है। लेकिन क्लियर वर्डिंग, अब ये वर्डिंग पढ़े तो ऐसा गलत लगता है। ये वर्डिंग के हिसाब से लगता है अगर आपकी एक ब्रांच भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो आपकी लिमिट हो गई 10 लाख। क्योंकि देखिए बेटा, ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है, बराबर है। थोड़ा सा एक रुक जाना, 2 मिनट, एक एग्जाम्पल लूंगा। इफ अ पर्सन, फर्दर एक नोटिफिकेशन हो रहा है, एग्जेम्प्ट एनी पर्सन हु हैज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। एक नया नोटिफिकेशन आया इलेक्शन के पहले, बराबर है, नोटिफिकेशन लाया और ये नोटिफिकेशन कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करता है, क्या करता है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, सर्विसेज नहीं और गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं, सिर्फ गुड्स। देखिए 3 चीज सप्लाई होती है, गुड्स होता है, गुड्स सर्विस होता है, या गुड्स एंड सर्विस होता है, बराबर है। तो ये और इसके लिए नहीं है ये प्रोविजन, ये सिर्फ इसके लिए। अगर कोई इंसान एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख नहीं, कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तें हैं, 40 लाख है। कुछ शर्तें क्या हैं, ये रहे, ये है वो शर्तें, ध्यान देना, ये वो शर्तें हैं। पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट। पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, मेकिंग सप्लाईज बोला है, ऐसा पहले कहीं तो भी आया था, मैन्युफैक्चर कंपोजिशन लेवी के अंदर आया था, मुझे याद है। एंड अदर इडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला एंड ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24 टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट। बेटा इसके बारे में ध्यान रखना, वहां पे एक अमेंडमेंट हुआ था जिसपे एरिएटेड वाटर्स भी लिखा था, यहां पे वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल मत कर देना। ऐसा मत सोचना अरे सर लिखना भूल गए होंगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं भूला, ठीक है ना। यहां पे एरिएटेड वाटर्स नहीं अपडेट हुआ है, एरिएटेड वाटर्स अपडेट कहां पे हुआ है बेटा, वहां पे हुआ है, बात समझना। नहीं तो यहां पे भी सर भूल गए होंगे लिखना, अरे मैं कुछ नहीं भूला, यहां एरिएटेड वाटर्स मत लिख देना। एरिएटेड वाटर्स का जो अमेंडमेंट है 1/10/2019 से, वो सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में आया है, यहां पे नहीं आया है, तो प्लीज गलती मत करना। नहीं तो वो पान मसाला कोका देख के वो टोबैको के साथ आप एरिएटेड वाटर्स भी डाल दोगे, ये बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में, यहां लिख दो लगे तो लिखना है, तो एरिएटेड वाटर्स नहीं लिखना है हमारे को। आई बात समझ में। और एक चीज और समझना, पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा बोला है यानी विद इन द स्टेट ऑफ स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स नेवरथलेस बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी कवर्ड इन पॉइंट ए अबव। ये भी आपको समझा नहीं होगा, कोई बात नहीं। पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर किसी को वॉलेंटरी लेना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको भैया रजिस्ट्रेशन दे देंगे। सर बराबर नहीं समझा, कोई बात नहीं, पूरा निचोड़ यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, पूरा समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस अब मेरे साथ चलिए आप साथ साथ में, ठीक है। इन व्यू ऑफ अबाउट डिस्कशन, द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर GST कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ये जो पूरा अभी अपन ने पढ़ा बेटा, इसकी समरी यहां बनाई हुई है, ये 2 पार्ट में देखिए। अब जरा इस पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना बेटा, बहुत आसान है। अब एक यहां पे एक लाइन भी लिखी है, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, ठीक है ना, विद इन द सेम स्टेट, और वो भी गुड्स। बेटा वर्ड्स का जरा ध्यान देना है, वर्ड्स एक एक वर्ड जरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें ये बात ध्यान रखना। चलिए मैं पहले कहानी पे आता हूं। इन व्यू ऑफ अबाउट डिस्कशन, हाँ ठीक है, ये ठीक है। हाँ, स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर देन स्पेशल कैटेगरी। सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बेटा 11 है, कितने हैं, 11, बराबर है। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए यहां लिखा हुआ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे। इसमें से एज पर सेक्शन 22 यानी रजिस्ट्रेशन के लिए किनका 10 रहेगा और किनका 20 रहेगा, किनका 10 रहेगा और किनका 20 रहेगा, वो यहां पे है, ये देखना।
बेटा जरा इधर इस कॉलम में देखना, सेकंड कॉलम, रीजन बाद में बताऊंगा। सेकंड कॉलम पे देखिए, बाकी दूसरे कॉलम में देखने की जरूरत नहीं। ये 10 है, हाँ इन चारों का 10 और बाकी ये सबका 20 है सर, बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात आती है पुडुचेरी तेलंगाना, बराबर है, और अदर्स। ये सब अदर्स यानी अदर में बाकी सब आ गए, बाकी सब अदर में बाकी सब आ गए, पुडुचेरी तेलंगाना और अदर्स, यानी इन 11 को छोड़ के। तो इनके अंदर 20, 20 और 20 तीनों में 20 लाख की लिमिट है। लेकिन ऊपर जरा कॉलम नंबर 2 में जरा देखना क्या लिखा है, इन सप्लाई ऑफ पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स, इन सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। और अगर कोई आदमी एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है तो सर उसके लिए 40 लाख लिमिट है। ये देखिए बेटा 40 लाख, लेकिन उसकी कंडीशंस है, कंडीशंस ये सब सेटिस्फाई करनी पड़ती। अब ध्यान देना, यहां पे तेलंगाना पुडुचेरी कुछ तो भी लिखा था, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग, ध्यान देना इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैं अभी कौन सी सप्लाई की बात कर रहा था, इंट्रा स्टेट, ध्यान दीजिए, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। अगर कोई आदमी एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो उसके लिए 40 लाख तो लिमिट है, लेकिन किन पे बेटा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए तो हमेशा 10 ही है, चाहे कुछ भी कर लो। पुडुचेरी तेलंगाना में 20 ही है, ये 40 लाख को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, जाओ नहीं करते। स्टेट्स के पास राइट है बेटा, करना है करो, नहीं करना मत करो। इन्होंने 20 लाख दिया, चाहे आप गुड्स सप्लाई करो एक्सक्लूसिवली, चाहे आप गुड्स एंड सर्विस करो, चाहे सर्विस करो, हम 20। तो 2 ऐसे स्टेट्स है, सिर्फ 2, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। अब और ध्यान देना, और जो अदर्स है वो 40 और 20, ये दोनों स्पेशल कैटेगरी नहीं है, स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी। अब मैं आता हूं स्पेशल कैटेगरी के रिमेनिंग स्टेट्स, ये वाले। इनमें से सिर्फ 3 स्टेट्स ने हिम्मत दिखाई है और 40 लाख गुड्स के लिए रखा है, वो है जम्मू कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश। बाकी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, उन्होंने 20 ही रखा है। आई बात समझ में? तो सर ये सब इसका निचोड़ बताइए ना बेटा, जरा याद ध्यान देना। 3 कैटेगरी में बांट दिया, काम खत्म। सर ये याद रखनी है, यस क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन बनने के बड़े चांसेस है, इसके ऊपर बन सकते हैं, याद रखना है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विस, गुड्स के लिए भी, सर्विस के लिए भी, गुड्स एंड सर्विस के लिए भी, एक्सक्लूसिव गुड्स के लिए भी, एक्सक्लूसिव सर्विस, कुछ भी करो सप्लाई। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्या हुआ ये? MMNT, एम से मेघालय मत समझ लेना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके लिए क्या है? 10 लाख। ये देखिए बेटा, ठीक है। दूसरा, गुड्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस। जिन्होंने जो 40 लाख का गुड्स के लिए एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन आया था ना, वो अडॉप्ट नहीं किया, नहीं करते जाओ। तो भैया 2 स्टेट बढ़ाइए। किसने किया? एक तो स्पेशल कैटेगरी में ये 4 है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, और साथ में नॉर्मल कैटेगरी में पुडुचेरी और तेलंगाना, पुडुचेरी और तेलंगाना। आई बात समझ में? इसके बाद बचे स्टेट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है फॉर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विस, और जो एक्सक्लूसिवली गुड्स वाले हैं उनके लिए 40 लाख है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो 40 लाख की लिमिट आपको तभी मिलती है एक्सक्लूसिवली आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं। अगर आप सर्विस सप्लाई करते तो आप 40 लाख पे नहीं बैठ सकते, आप गुड्स एंड सर्विस करते तो आप नहीं बैठ सकते, आप इंटर स्टेट गुड्स का करते तो भी आप नहीं बैठ सकते, 40 लाख का आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया था 40 लाख का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेने के लिए कुछ कंडीशन है, एक ही कंडीशन है जो आपको लेना पड़ेगा, बाकी अगर ये कंडीशन वायलेट होगी तो आपको नहीं मिलेगा। कंडीशन है दे शुड बी एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा विद इन सेम स्टेट। तो 4 स्टेट्स है जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर,
आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट। सॉरी, 4 नहीं, ये 3 ने एक्स्ट्रा हिम्मत दिखाई है और ये ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी थे ना बेटा, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल, ये स्पेशल कैटेगरी है, तो 3 स्पेशल कैटेगरी ने ये हिम्मत दिखाई है, ऐसा मेरा कहना है, बराबर है। ये रहा, ये 3 स्पेशल कैटेगरी और ये ऑल अदर। आई होप ये आपको समझ में आया। अब इस पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए फुल फ्लेज बना के दिए, जो आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है। ये देखिए, ये 4 एग्जांपल्स ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत आसान सा सवाल है, बस इसका ये समझ गया तो सब समझ जाएगा। मेरा 1 यूनिट मणिपुर में है, 1 यूनिट महाराष्ट्र में है, ठीक है, 2 जगह है। मणिपुर इज डिफरेंट स्टेट, महाराष्ट्र इज ऑल्सो डिफरेंट स्टेट, बराबर है। कंपोजिशन की बात करता हूं मैं पहले, कंपोजिशन लेवी की, ठीक है, कंपोजिशन लेवी, ध्यान देना। कंपोजिशन लेवी के लिए क्या टर्नओवर है सर? 1.5 करोड़, लेकिन यहां पे 75 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे देखना पड़ता है। अब मुझे बताओ, किसी इंसान को कंपोजिशन लेवी करना है और उसकी 1 यूनिट मणिपुर में, 1 महाराष्ट्र में है, सेम पैन बेसिस रजिस्ट्रेशन है, 2 रजिस्ट्रेशन है, 1 मणिपुर में किया, 1 महाराष्ट्र में किया, तो मणिपुर के लिए 75 लाख लिमिट है, महाराष्ट्र के लिए 1.5 करोड़ है। तो उस इंसान का मणिपुर का टर्नओवर 75 लाख है और महाराष्ट्र का टर्नओवर 2 लाख है। क्या उसको मणिपुर में कंपोजिशन स्कीम मिलेंगी? नहीं मिलेगी। क्यों सर? ऑल इंडिया टर्नओवर 77 हो गया। क्या महाराष्ट्र में मिलेंगी? नहीं मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेंगी, नहीं तो एक को भी नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको बताया था, बराबर है। एक की गई तो सबकी गई, बराबर, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 77 हो गया और एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाता है। आप 75 लाख, मतलब सिंपल बात में बताऊं क्या, अगर आपका 1 यूनिट भी स्पेशल कैटेगरी में है तो आपके लिए फिर 1.5 करोड़ लिमिट नहीं रह जाती, आपके लिए 75 रह जाती है। अब ऐसी बात मैं बताऊं रजिस्ट्रेशन के लिए, ये समझना चीज, रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ का कहना अलग, कुछ का कहना अलग, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको मानिए। 2 तरीके से वर्डिंग्स है। कोई बोलते थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आपका स्पेशल कैट, जैसे मणिपुर में, मणिपुर के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हम करते हैं, तो मणिपुर के लिए लिमिट है बेटा 10 लाख, महाराष्ट्र के लिए लिमिट है 20 लाख। अरे हाँ या ना, मणिपुर के लिए 10 लाख है, महाराष्ट्र के लिए 20 लाख है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इंट्रास्टेट करो, इंटरस्टेट करो, वो बात मैटर नहीं है यहां पे। अब जरा चीज समझना, मान लीजिए मेरा टर्नओवर मणिपुर का 8 लाख हुआ, महाराष्ट्र का 5 लाख हुआ, पहली सिचुएशन। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मणिपुर में? बोलो आंसर। यस सर। देखिए, 8 टर्नओवर एग्रीगेट बेसिस ऑल इंडिया 8 लाख, 5 लाख, 13 लाख, मणिपुर के लिमिट 10 लाख है। यस, मणिपुर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ दो सवाल है। महाराष्ट्र की लिमिट कितनी है? 20 लाख। सर टोटल देखा जाए महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो 13 ही लाख हुआ, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक कंपोजिशन स्कीम में क्या पड़ा था? एक किया तो सब, ऐसा कंपोजिशन में जो लगाया था वो यहां मत लगाना। महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लॉ की वर्डिंग ऐसा ही कहती है। कुछ जगह लॉ ने लिखा है कि एक का रजिस्ट्रेशन हो गया तो लिमिट हो गई 10 लाख, एक भी एंटरप्राइज आपकी स्पेशल कैटेगरी में होगी तो रजिस्ट्रेशन लिमिट 10 लाख है। लेकिन ऐसा 10 लाख लिमिट है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसी स्टेट के लिए लेना पड़ेगा, यानी मणिपुर के लिए लेना पड़ेगा। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? मणिपुर में जैसे भले ही 8 लाख हुआ, लेकिन 5 जोड़ देंगे तो 10 के ऊपर चला जाएगा, अरे 13 लाख है, तो मणिपुर में लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। आई होप अब आप समझ गए होंगे। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है बेटा, सीधी बात है, और स्टेट वाइज लिमिट दी हुई है रजिस्ट्रेशन की, और लिमिट एग्रीगेट जरूर करनी है, ऑल इंडिया बेसिस पूरा।
लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज हो रहा है, तो जब किसी स्टेट की लिमिट 20 लाख है तो सवाल ही नहीं उठता कुछ करने का। आई बात समझ में? चलिए अब जरा ये 4 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है। हाँ, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। ये बड़े काम का, ये जो मैंने अभी आपको बोला था ना, मैं एक पढ़ा रहा एडवोकेट वाला, ये यहाँ पे, ये अब मैं इस पे वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, जरा ध्यान देना। A person is required to obtain registration in respect of his each place of business where the taxable supply has taken place. अगर taxable supply नहीं होती है तो उसको कराने की जरूरत ही नहीं है। However, a person is not liable to obtain registration in state unitary from where he makes an exempt supply या non taxable supply. अगर आप exempt supply करते हो exclusively तो आपको registration की कोई जरूरत नहीं रहती है, बराबर है। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, जरा ध्यान देना। Uday Enterprises is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption. Exempt है, non taxable है, from Nagaland. Its turnover in current financial is 34 lakh in Maharashtra and 8 lakhs in Nagaland. अब नागालैंड के अंदर ये क्या सप्लाई कर रहा है? एक्सक्लूसिवली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज नॉट टैक्सेबल, जीएसटी के दायरे में नहीं आती, आपको पता है ये चीज। सिंस उदय इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन टैक्सेबल, अब समस्या ये आती है कि रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कराना पड़ेगा क्या? नागालैंड में तो नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि नागालैंड में वो पूरी की पूरी एग्जाम सप्लाई कर रहा है और नागालैंड का टर्नओवर भी 8 लाख से कम है। मेन बात यह है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल टर्नओवर देखना पड़ता है। अब 34 और 8 40 के ऊपर चला गया। एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख का टर्नओवर है, बराबर है, महाराष्ट्र के अंदर 40 के ऊपर चले गए। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड किया जाता है, तो जो 8 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। exclusively engage in taxable supply of goods from Maharashtra. Applicable threshold limit is 40 lakhs. However, threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case, as supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland, one of the special category, are non-taxable supply. In the given case, since aggregate turnover of the enterprises exceeds the applicable threshold limit of 40 lakhs, it is liable to registration. It will obtain registration in Maharashtra, but it is not required to obtain registration in Nagaland, as he is not making any taxable supplies from the said state. अगर नागालैंड से 10 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई कर देगा तो नागालैंड में भी कराना पड़ेगा, क्योंकि नागालैंड का भी टोटल टर्नओवर 34 प्लस 8 माना जाएगा। फिर सब उसके अंदर आ जाएगा। 1 रुपए 10 रुपए का भी एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने कर दिया, टैक्सेबल सप्लाई आपने कर दिया, तो फिर हो गया भैया काम। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा यह साफ साफ लिखा हुआ है। ओनली प्लेस ऑफ वेयर टैक्सेबल सप्लाई प्लेस, अगर जहां से अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ में? आगे चलना, ये बहुत आसान है बेटा। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर होते हैं तो उसके अंदर पर्सन कौन लायबल रहेगा? वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और एनी अदर रीजन इंक्लूडिंग ट्रांसफर, चेंज इन ओनरशिप ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर टू अनदर पर्सन एज गोइंग कंसर्न, ट्रांसफरी और सक्सेसर इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफर। रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा? सर पैन बदल जाएगा। मान लीजिए पापा थे सोल प्रोप्राइटर, पापा की डेथ के बाद बेटा आ जाता है तो बेटे का पैन अलग, पापा का पैन अलग। अब रजिस्ट्रेशन तो फिर से कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड रहता है बेटा, ठीक है ना। तो वो सोल प्रोप्राइटर चले गया, नया आया तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। Where the business is transferred pursuant to sanction of scheme, arrangement for amalgamation, demerger of 2 or more companies pursuant to pursuant order of High Court Tribunal, the transferee is required to register with effect from date on which Registrar of Companies issues certificate of incorporation giving effect to such order। ठीक है, जब से certificate of incorporation issue होती है उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़े, मतलब आप रजिस्टर्ड माने जाओगे with that date, ठीक है। अब सेक्शन 24 पहले लिया है मैंने और उसके बाद सेक्शन 23 लिया है। सेक्शन 23 ने पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 यानी पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये केसेस ऐसे हैं कि टर्नओवर से मतलब नहीं है। अगर आप इन केसेस में बैठते हो तो 1 रुपया भी टर्नओवर, आई रिपीट 1 रुपया भी टर्नओवर हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन इस पे आने के पहले मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ा था, मैंने आपको बोला था कि मैं इसको वापस देखेंगे, ठीक है ना, ये हमारा रह गया है, तो जरा ध्यान देना। ये मैंने आपको बोला था, ये जो आपका ये है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इसमें ये 1 2 3 पढ़ने की और 4 पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ना है, ये एक्सप्लेनेशन। तो बेटा मैं पहले एक्सप्लेनेशन में आता हूं। इसमें से सेकंड एक्सप्लेनेशन कोई काम का नहीं, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, ये समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझा चुका। फर्स्ट पॉइंट बड़े काम का, एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सच सप्लाईज made by taxable person whether on his own account or made on behalf of his principal। ओके, ठीक है, on behalf of principal, ये पढ़ लिया। अब एक बार एक चीज और पढ़ना, सेवेंथ पॉइंट, person who make taxable supplier goods both or goods or service or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। कुछ समझ में आया? दोनों पॉइंट का लिंक लग रहा है थोड़ा सा? हाँ सर लग रहा है। चलिए इन सबको जाने दो, मैं कुछ आपको कहानी बताता हूं और वो कहानी में जैसा कहूं वैसा आप समझिए, ठीक है? जरा ध्यान दो, मैं पूरा पूरा लिंक करके आप लोगों को बताऊंगा बेटा कहानी, ठीक है? एजेंट के बारे में बात कर, दोनों जगह एजेंट की बात की गई, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन ऐसा कुछ तो भी। तो एजेंट के लिए क्या कहानी है सर? फिर चलिए एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना? एजेंट की कहानी, निखिल सारडा की जुबानी, ध्यान देना बेटा। रजिस्ट्रेशन बाय एजेंट, ठीक है? दो कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में सर? ध्यान दो। सबसे पहला, इफ एजेंट फॉलोइंग इन पैरा 3 एंड इशूइंग ओन इनवॉइस। ये क्या है सर? पैरा 3 इशूइंग ओन इनवॉइस, पेज नंबर 25 आपके नोट्स का, जरा निकालिए, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूं, ठीक है ना? आपके नोट्स का पेज नंबर 25 और 27 दोनों पे है ये कहानी। ये देखिए, ये पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, इसके बारे में प्रिंसिपल और एजेंट का अपन ने रिलेशन पढ़ा था इस 25 पेज नंबर पे, बराबर है? अब मेरा कहना ये है, इसके अंदर अपन ने ये 27 वाले पेज नंबर पे आप अगर आएंगे तो इसके अंदर अपन ने क्लैरिफिकेशन वगैरह पढ़े थे, और इसके अंदर साथ में अपन ने ये देखा था कि अगर एजेंट अपना इनवॉइस देता है तो उसके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे जो प्रिंसिपल है, एजेंट है और रिसिपिएंट है, 3 लोग हैं। प्रिंसिपल अगर डायरेक्ट अपना इनवॉइस देता है तो बात अलग है, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट को देता है और एजेंट इसको देता है तो बात अलग हो जाती है, बराबर है? ये अपन ने देखा था, इसके बारे में सब कुछ देखा था, ठीक है? अब supply of goods by principal to its agent without consideration whether agent undertakes to supply goods on behalf of principal is considered as supply. Similarly, supply of goods by agent to his principal without consideration where the agent undertakes to receive the goods on behalf of principal is also considered as supply। ठीक है, ये सब गुड्स के बारे में है, सब सर्विस के बारे में नहीं है, और ये विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई मान लिया जाता है। अब ये
in order to determine whether a particular principal agent relationship found within the ambit of para 3 of schedule 1 are discussed below or not, deciding factor whether invoice for further supply of goods on behalf of principal is being issued by agent or not. मतलब in other words, crucial point क्या है, whether or not agent has authority to pass or receive the title of goods on behalf of principal. मतलब क्या सर, फिर से देखो एक बार. Where the invoice for further supply is being issued by agent in his name, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और प्रिंसिपल ने यहाँ एजेंट के नाम का इनवॉइस बनाया और एजेंट ने रिसिपिएंट को दिया और एजेंट ने रिसिपिएंट के नाम का इनवॉइस बनाया. ये कहानी है ये. तो क्या होगा, एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 अबाव. पैरा 3 अबाव में हो जाएगा और उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. मतलब प्रिंसिपल ने जो एजेंट को भेजा उसको सप्लाई मानेंगे. ठीक है. However, the invoice is issued by agent to the customer in the name of principal. ये एजेंट जो रिसिपिएंट को बेच रहा है ना, प्रिंसिपल डायरेक्ट इनवॉइस दे रहा है उसके खुद के नाम की, प्रिंसिपल के नाम की. एजेंट सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है. सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3. बस इतना ही पढ़ाना था. मतलब सर क्या होगा, मतलब हुआ क्या. चलो एक तीसरा सिमिलरली भी पढ़ लो, जाने दो. सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ द एजेंट एंड देन फर्दर प्रोविजन ऑफ द सेड गुड्स टू द एजेंट प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड इन पैरा 3. चलिए मैं कहानी सिंपल कर देता हूं. ये उस वक्त पढ़ाया हुआ है, उस वक्त का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर से बताता हूं. देखिए मैंने बनाया था, आपको वो दिखाता हूँ. बहुत एक अच्छा हमने चार्ट बनाया था बेटा इस चीज पे, प्रिंसिपल एजेंट के इस पे रिलेशनशिप पे. ये देखिए प्रिंसिपल एजेंट के इस पे हमने बहुत अच्छा एक सब कुछ बनाया था. ठीक है ना. ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, आप वो ध्यान रखना ये चीज. हाँ, अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं. प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया और प्रिंसिपल ने अगर एजेंट के नाम का इनवॉइस बनाया तो पैरा 3 का एजेंट हो गया. और प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम का इनवॉइस नहीं बनाया, प्रिंसिपल ने डायरेक्ट रिसिपिएंट के नाम का इनवॉइस बनाया है, तो वो पैरा 3 का एजेंट नहीं होता है. तो सर पैरा 3 के एजेंट में और इसमें फर्क क्या है बेटा. पैरा 3 का अगर एजेंट होता है मतलब प्रिंसिपल एजेंट के नाम का इनवॉइस भरा है, तो जैसे ही प्रिंसिपल एजेंट को गुड सप्लाई करता है, चाहे विदाउट कंसिडरेशन करे चाहे विद कंसिडरेशन करे, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा पैरा 3 के अंदर. ये शेड्यूल 1 है बेटा, शेड्यूल 1 का पैरा 3. हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, इनको डीम्ड सप्लाई माना जाता है. एजेंट ने प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए विदाउट कंसिडरेशन, तो ये पैरा 3 के अंदर, शेड्यूल 1 के पैरा 3 में उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. अगर एजेंट अपना इनवॉइस बना रहा है रिसिपिएंट के लिए और प्रिंसिपल एजेंट के नाम का इनवॉइस बना रहा है तो. लेकिन अगर प्रिंसिपल डायरेक्ट सप्लायर के नाम का इनवॉइस बना रहा है, चीज समझना, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा एजेंट को और एजेंट ने दिया रिसिपिएंट को और प्रिंसिपल डायरेक्ट रिसिपिएंट के नाम का इनवॉइस बना रहा है, तो ये सप्लाई को सप्लाई नहीं माना जाएगा, पैरा 3 में नहीं बैठेगा. आई बात समझ में. ठीक है. अब समझना, अब अपन वापस उस पे आते जिस चीज पे अपन थे, पेज नंबर 259. हाँ, अब आपको पैरा 3 और वो सब याद आ गया होगा वापस कि पैरा 3 क्या होता है. हाँ एक सेकेंड, इस पे नहीं उस पेज पे आएंगे अपन. सेवेंथ पॉइंट पे, सेक्शन 24 का 7th पॉइंट. पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई of goods or service or both on behalf of other person whether as an agent or otherwise. मतलब ये क्या हो गया, पैरा 3 के एजेंट की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है, पैरा 3 के एजेंट की, उसके बिहाफ में कर रहा है ना. ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन. अगर आप ऐसा करते हो तो भैया टर्नओवर कुछ भी रहे, यू हैव टू टेक द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन.
आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना बेटा इसके ऊपर। अब मैं कुछ कहानी आप लोगों को पढ़ा रहा था, अपनी कहानी पे वापस आता हूं। इफ एजेंट फॉलोइंग इन पैरा 3 एंड इशूइंग इनवॉइसेस ओन नेम, अगर ऐसा है तो बेटा तुम्हारे को फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 जो अभी आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ इसका क्लैरिफिकेशन भी आया था, क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी। और रेफरेंस क्या है इसका? रेफरेंस है शेड्यूल 1 पैरा 3। यानी आप अपने ओन नेम में कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, टर्नओवर की कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे, मतलब आप अपने ओन नेम से इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा? इफ एजेंट does not fall in para 3 of schedule 1, that is not issuing own invoice, आप अपना खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ध्यान देना बेटा, ऐसे केस के अंदर एजेंट इज एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड तो आपको मिलेगा अपना, ध्यान दीजिए मैं बताता हूं आपको। एजेंट इज एलिजिबल फॉर थ्रेशोल्ड बट हिज एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड by taking into consideration, ध्यान में रखते हुए his own turnover and supply made on behalf of principal। ये है आपका एक्सप्लेनेशन। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, और ये आपका सेक्शन 24/7 का पार्ट। अच्छा, अब सर एक बार थोड़ा सा ढंग से समझा दो, बहुत आसान है। अगर आप पैरा 3 वाले एजेंट हो, पैरा 3 वाले यार आप अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया, और ये सीबीआईसी ने भी क्लैरिफाइड किया है, और शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर ये सब बातें लिखी है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं बैठते, मतलब आप अपना खुद का इनवॉइस इशू नहीं करते, तो प्रॉब्लम ऐसी है, थ्रेशोल्ड लिमिट तो मिलेंगी वो 10-20 लाख वाली, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी, 20 लाख नॉर्मल, बट एक से कि जो आपका जो टर्नओवर कैलकुलेट होगा, एग्रीगेट टर्नओवर, उसके अंदर सप्लाई जो आपने प्रिंसिपल के बिहाफ में करी वो, प्लस जो आपका ओन अकाउंट टर्नओवर होता है वो, दोनों को जोड़ लिया जाएगा। यानी ये जो बेनिफिट थ्रेशोल्ड का मिलेगा इसमें वो भी टर्नओवर जोड़ लिया जाएगा। सर लेकिन प्रिंसिपल जो सप्लाई कर रहा है एजेंट को, वो तो उसके टर्नओवर में भी इंक्लूड होगा ना? हाँ, डबल हो रहा है, यस बिल्कुल डबल हो रहा है। चीज समझना, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में तो जुड़ ही रहा है, और यहां अगर एजेंट पैरा 3 में फॉल नहीं होता है तो इसके टर्नओवर में भी जुड़ेगा। सर कहां लिखा है ऐसा? ऐसा एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ये देखो मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन। Aggregate turnover shall include supplies made by taxable person whether on his own account or made on behalf of all his principals। एक से ज्यादा भी प्रिंसिपल होंगे तो सारे जुड़ जाएंगे। ओए होए सब कुछ जोड़ दिया, यस। लेकिन ये कब होता है? अगर आप पैरा 3 में फॉल नहीं होते, और पैरा 3 में होते हो तो फिर तो बात ही खत्म भैया। टर्नओवर का करोगे क्या आप? एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के आपको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, 1 रुपए का टर्नओवर हो तो भी थ्रेशोल्ड आपको मिलेगा ही नहीं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, चीज समझ लेना बात, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है।
हाँ, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कुछ केसेस में जो आपको लेना पड़ता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है बेटा, वो भी मैं निपटाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिए। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, द कैटेगरी ऑफ पर्सन रिक्वायरिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हैज बीन एनलिस्टेड बिलो। Person making any interstate taxable supply। अगर आप ₹1 का भी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड काय के लिए? इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए। यानी ये जो 10 लाख 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट ऑफ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट के लिए लगा। चलिए मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप इंट्रास्टेट सेल ही करते हो, इंटरस्टेट नहीं करते, पूरा इंट्रास्टेट करते हो, तो आपको 10 लाख 20 लाख का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। 10 लाख 20 लाख में बार बार बोल रहा हूं, आप समझ जाओ। अदर स्टेट्स के लिए 20 और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10, ठीक है। तो आपको एप्लीकेबल है थ्रेशोल्ड। लेकिन आप कर रहे थे 7 लाख तक आपका टर्नओवर पहुंचा, इसके बाद आपने ₹1 का भी इंटरस्टेट कर दिया, उसी दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड गया तेल लगाने। अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, तो इंटरस्टेट यानी विद इन 2 डिफरेंट स्टेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। या पहले दिन से आपको पता है कि आपका इंटरस्टेट सप्लाई होने वाला है, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन अब इसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ, अगर आप टैक्सेबल सर्विस करते हो, जरा ध्यान देना। However, threshold limit of 20 lakhs, 10 lakh in case of special category states like Mizoram, this is available in case of interstate supply of taxable service and of notified handicraft goods। हाँ, ये चीज रह गई, ध्यान देना बेटा। इंटरस्टेट सप्लाई, ये जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, ये यहां लिख सकते हैं आप, गुड्स का है, ये गुड्स का है। गुड्स का इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई आप ₹1 का भी करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हालांकि आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस अगर करते हो, तो उस केस में 10 और 20 लाख वाला थ्रेशोल्ड आपको एप्लीकेबल है, मतलब वो बेनिफिट आप लोगों को दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सप्लाई करते हो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुका हूं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन वगैरह भी, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनते हैं, ठीक है ना, ये अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा। अब इसके अंदर कारण क्या था पता है? कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे, हिमाचल प्रदेश वगैरह, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वहां सब लोग बनाते हैं, लेकिन वो वहां कोई नहीं खरीदता, वो दूसरे स्टेट्स में बिकते हैं। अब वो स्टेट्स, मतलब अब देखिए, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ₹1 का भी टर्नओवर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो 2-3 लाख के गुड्स बेचते हैं बेचारे, छोटे छोटे लोग हैं, और वो सब इंटरस्टेट ही बेचते हैं। गुड्स बनाते हैं हिमाचल प्रदेश में और बेचते हैं बाहर, क्योंकि हिमाचल में कोई नहीं खरीदता, क्योंकि सब लोग वहां बनाते हैं ना हैंडीक्राफ्ट्स, वो बाहर बिकते हैं बेटा। अब वो बाहर बिकते हैं और उनके वो अपने इस दायरे में ला दिया तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए उन स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया, कुछ स्टेट्स ने, कि भैया जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जब मैं बात करें तो उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विसेज का इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको पूरा थ्रेशोल्ड मिलेगा। गुड्स का इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो भी थ्रेशोल्ड मिलेगा। नोटिफाइड गुड्स का इंटरस्टेट भी करते हो तो भी थ्रेशोल्ड मिलेगा। आई होप समझ गए। इसके बाद आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिलहाल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, चाहे 0 टर्नओवर पे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं, ये इसी चैप्टर में अगले लेक्चर में आएगा। आपका वो सीटीपी और एनआरटीपी पूरा कंसेप्ट अब क्लियर होने पे आ रहा है, ठीक है। हाउएवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सीटीपी। अगर कौन सीटीपी? अगर वो सीटीपी हैंडीक्राफ्ट वाला है तो भैया उसको फायदा मिलेगा, सीधी बात है। सीटीपी हैंडीक्राफ्ट यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज आल्सो अ सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर हैंडीक्राफ्ट वो सप्लाई करता है तो उसको भी बेनिफिट दिया जाएगा थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मतलब 10 और 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं, सीधी बात। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, वेरी गुड।
अब इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा, ये सब चीजों में चैप्टर में एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं, ठीक है। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, however person engage exclusive making supplies, tax on which is liable to pay on reverse charge are exempt from registration। अभी जो मैंने आपको बोला था ना, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, बस यही है वो। ये देखिए, मैं वापस इस पे आऊंगा। मैंने कहा था ये बिजनेस एंटरप्राइज मान लीजिए पूरी एग्जेम्प्ट सप्लाई देता है। क्या देता है? EXEMPT एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई पूरा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मान लीजिए हॉस्पिटल वाला है, ठीक है, हॉस्पिटल एग्जेम्पशन में है, पूरी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, कोई जरूरत नहीं है इसको रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अगर इसने एडवोकेट सर्विसेज ली और उस एडवोकेट सर्विस लेने से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा, तो इसका टर्नओवर कुछ भी हो, आरसीएम के लिए अगर कोई पर्सन लायबल होता है, जैसे आप ये बिजनेस एंटरप्राइज है, तो इस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन एडवोकेट को कितना भी टर्नओवर रहे, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज एक्सक्लूसिवली गिविंग द सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई सर्विस अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, जहां रिसिपिएंट इज लायबल टू पे, तो बेटा रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, एडवोकेट को नहीं। अगर वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वही सर्विसेज दे रहा है जो मतलब आरसीएम के अंदर आती है। मान लीजिए एडवोकेट को रेंट भी आता है, तो फिर टर्नओवर एग्रीगेट हो जाएगा। रेंट 10,000 का भी क्यों ना आता हो, और ये 1.5 करोड़ का था, ये दोनों एग्रीगेट हो जाएगा और इसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? हाँ, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये सब। हाउ पर्सन engage exclusively in making supplies on which liable to pay on reverse charge basis are exempt। ये जैसे मैंने एडवोकेट बोला, एडवोकेट वही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना बेटा, जरा ध्यान देना। अब ये बिजनेस एंटरप्राइज है, मान लीजिए बिजनेस एंटरप्राइज एक हॉस्पिटल है। अब आपको एक चीज बताता हूं, हॉस्पिटल यानी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर ये हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, 500 करोड़ की एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, टर्नओवर बहुत बड़ा है, नो रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसने अगर 1,000 रुपए का भी हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट एग्जेम्प्ट। अब आप कौन से हो गए? एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाईज। तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 20-10 लाख की लिमिट आपको एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी टैक्स इसी पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज और साथ में रिटर्न रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। आई बात समझ में? इसलिए लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात कर देता हूं, अब मुझे बुक सेल भी करना है और मुझे पेन ड्राइव भी बेचने हैं, ठीक है। अब चीज समझना, पेन ड्राइव टैक्सेबल है और बुक सेल जो है एग्जेम्प्ट है। अब मैं दोनों प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे 20 और 10 लाख जैसे ही क्रॉस हो जाएगा मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्म अलग कर दूं, मेरे नाम से मैं करता हूं पेन ड्राइव और मेरी वाइफ के नाम से मैं करता हूं बुक सेल, तो ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है। इसके लिए तो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट रहेंगी ही रहेंगी, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। और इसके लिए चाहे 1 करोड़ का ही बुक सेल हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है करने की। लेकिन अगर इसको मिक्स कर दिया तो फिर ये लिमिट पूरे एग्रीगेट टर्नओवर पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यार यहां रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है, मेरी वाइफ के नाम से, दोनों का पैन अलग, रजिस्ट्रेशन डिफरेंट, काम खत्म। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, ये रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ध्यान देना। एनआरटीपी, एनआरटीपी को भी पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये एनआरटीपी और सीटीपी का कंसेप्ट आने वाला है, बाद में बताऊंगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आता है आपका ईसीयू। ईसीयू का आप कंसेप्ट आपको बताया था, याद है क्या? अमेजॉन वाला कंसेप्ट था बेटा। अरे हाया ना, अमेजॉन याद है ईसीयू आपको? आप सप्लायर हो, अमेजॉन पे आप सप्लायर हो, ठीक है, मैं रिसिपिएंट हूं, समझ लीजिए। मैं अमेजॉन मतलब सप्लायर अमेजॉन पे है, रिसिपिएंट अमेजॉन से खरीद रहा है और सप्लायर डायरेक्टली गुड्स बेच देता है रिसिपिएंट को, बराबर है ना। अब ये है ईसीयू,
अंडर सेक्शन 52 गुड्स। अब ये देखिए, ये जो सप्लायर ऑफ गुड्स है इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और अगर ये सप्लायर ऑफ सर्विस है अंडर ईसीओ, जैसे ओला उबर वाले बात हो गई, तो उनको थ्रेशोल्ड है 20 लाख 10 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान दो। एवरी ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 52, साथ ही साथ इनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा ईसीओ को, इनको तो लेना ही है। साथ ही साथ पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर 9(5) थ्रू सच ईसीओ। 9(5) अपन बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके पहले, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। 9(5) अपन ईसीओ पढ़े हैं। चैप्टर सेकंड में या थर्ड चैप्टर में ईसीओ के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। थर्ड चैप्टर में मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया था ईसीओ का। थ्रू सच ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 50 बट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs 10 lakh इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस टू ईसीओ। मतलब क्या समझ लो, Amazon पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, सर्विस नहीं करते, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो Amazon को तो रजिस्ट्रेशन, Amazon यानी ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप हो पर्सन जो सप्लाई करते हो गुड्स का, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? टर्नओवर से मतलब नहीं। लेकिन अगर आप, अब मैं बात करता हूं ओला उबर की, ओला कैब ईसीओ, आपको ओला कैब को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप टैक्सी ड्राइवर हो, आप सप्लाई ऑफ गुड्स का नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। तो आपके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जब 10 लाख 20 लाख वाली लिमिट आपकी क्रॉस होगी। यानी सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई थ्रू ईसीओ। आई बात समझ में? चलिए आगे चलता हूं। इसके बाद पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जिसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन लेना जनरली गवर्नमेंट एजेंसी के लिए रहता है। 7th हम ले चुके हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बेटा बाद में आएगा, फिलहाल इसको नहीं ले रहा हूं मैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेपरेटली लो या मत लो, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये 10 देखिए, पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। ये आपको मैंने बताया रिवर्स चार्ज के अंदर 9(5) में जिसको लेना पड़ता है उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी आपको एडवोकेट का एग्जांपल भी दिया। सच पर्सन और क्लास एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर किसी को बोला कि तुमको कराना पड़ेगा तो उसको करना पड़ेगा। सर 9 पॉइंट आपने छोड़ दिया, पता है मुझे, जरा ध्यान दो उस पर। एक बार पढ़ूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पूरा बाद में पढ़ाऊंगा। Every person supplying online information and database access or retrieval, online information data access retrieval service from place outside India to person India other than registered person. रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा, रजिस्टर्ड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर से यहां सप्लाई कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आपको सर्विसेज दे रहा है, हाँ दे रहा है। कहाँ से दे रहा है, बाहर से दे रहा है। इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड है नहीं, बराबर है। उसने आपको सर्विसेज दी फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया वेदर अदर देन रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड नहीं हो, चीज समझना, आप रजिस्टर्ड नहीं हो और उसने आपको सर्विस दी, उसके बारे में ये। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको स्किप करता हूं। ये एक बाकी रह गया हमारा, ध्यान रखना, मुझे ध्यान है, आप चिंता मत करो क्योंकि आगे आने वाला है। ये थे पर्सन कंपलसरी रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मैं बोलूंगा पर्सन हु वाज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है ये, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट जैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, person not liable to registration, the person so listed below will not be taxable person. taxable person नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। A, person engage exclusively in business of supplying goods or services not liable to tax या wholly exempt from tax। ऐसी चीज जो wholly exempt है या not liable। not liable मतलब जैसे आपका हो गया पेट्रोल, डीजल, जिसपे शेड्यूल 3 वाले,
बराबर है, विच आर नॉट नाइदर स गुड सप्लाई ऑफ गुड। शेड्यूल 3 में क्या है, नाइदर विच द सर्विसेज या सप्लाई विच इज ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 चैप्टर 2 में अंदर देखा था, तो देन नॉट लायबल टू टैक्स। और होली एग्जाम में क्या आएगा, नील रेटेड है, होली एग्जाम्ड। जैसे आपका हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर, ये सबके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब इसका ये होता है, पर्सन जो एक्सक्लूसिवली, वर्ड समझ लो, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स या सर्विस को ऐसा सप्लाई करता है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेरा पेट्रोल का बिजनेस है, पेट्रोल डीजल, होली एग्जेम्प्ट, नॉट लायबल टू टैक्स। हॉस्पिटल का बिजनेस है, होली एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल के साथ मैंने अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस दे दी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस दे दी, तो अब होल एक्सक्लूसिवली वर्ड चला गया, अब एक्सक्लूसिव नहीं है, अब आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों दे रहे हो। हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल है, आई होप आपको पता है। साथ ही साथ मैं पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बेच रहा हूं, अरे है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्या था, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं रहता क्या, लुब्रिकेटिंग ऑयल पे जीएसटी है। अगर मैं पेट्रोल के साथ वो भी बेच रहा हूं, अब एक्सक्लूसिव नहीं रहे। समझ आई बात, जरा ध्यान देना है, लिखा हुआ है Madhur Oil Punjab is exclusively engaged in supply of petrol. Supply of petrol is not liable to GST. Thus, Madhur Oil is not liable to registration if it is engaged in exclusively supply of goods wholly exempt from tax. Bhagya Jyoti Foundation, a charitable trust registered under 12AA, exclusively engaged in supply of service by way of charitable activities. Since entity registered 12AA of income tax by way of charitable activities is exempt from GST, thus it is not liable for registration. As it is engaged exclusively supply of exempt from activity exempt from tax. ठीक है सर, ये तो बराबर है, लेकिन जरा ध्यान देना an agriculturist to the extent supply of produce out of cultivation of land. किसान लैंड से जो कल्टीवेशन होता है, जमीन से खेती करता है, हल जोतता है, बीज डाल के उगाता है, अगर वो सिर्फ वही काम करता है, उसके सप्लाई करता है, जो एग्रीकल्चर जमीन से कल्टीवेशन ऑफ लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसी को सप्लाई करने का काम करता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ उसी को ये एग्जेम्पशन है। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कौन, ध्यान देना, सेक्शन 27 में डिफाइंड है बेटा, बड़े काम की डेफिनेशन है, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, चीज समझना। एज एन इंडिविजुअल और HUF यानी कंपनी, पार्टनरशिप, AOP, BOI, प्राइवेट लिमिटेड, एग्रीकल्चरिस्ट बन ही नहीं सकते। वो गुड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में ही नहीं आएंगे, और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये छूट किसको दी है, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को। एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता है सर, या वो इंडिविजुअल हो सकता है या वो HUF हो सकता है। वेरी गुड। हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, खुद मेहनत करता है, बाय लेबर ऑफ फैमिली, खुद के परिवार वालों से काम करवाता है, या बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेएबल इन कैश और काइंड, सर्वेंट लगाता है, उनको रोज डेली वेजेस पे कैश देता है, या काइंड में कुछ देता है, लो भैया थोड़ा सा, जैसे आप काम करो दिन भर और 1 बोरी गेहूं ले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पर्सनल सुपरविजन या खुद का या उसके फैमिली का, यानी सीधी बात है, छोटे किसान के लिए ये बेनिफिट है, छोटे किसान के लिए। समझ आ गया होगा आपको अभी तक। From the above definition, it is clear that benefit of not being liable to registration is only restricted to agriculturists who are individual or HUF. Further, it is agriculturists who is engaged in supply of any supply other than supply of produced out of cultivation of land, then he shall be liable for registration on the applicable threshold limit. मतलब cultivation of land के अलावा अगर और कुछ भी आप सप्लाई करते हो, चावल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं और साथ में चावल में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो बेटा फिर वो थ्रेशोल्ड वेशोल्ड लग जाएंगी, सब सीधा। फिर इसके अंदर कैसा है, आप 500 करोड़ का भी टर्नओवर कर दो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। पेट्रोल 500 करोड़ का भी बेचो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। कल्टीवेशन, गेहूं उगाया और 500 करोड़ का गेहूं बेचा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन 10 रुपए का चावल की ट्रेडिंग कर ली आपने अगर इसके साथ, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हालांकि चावल की ट्रेडिंग पे टैक्स लगेगा और गेहूं पे 500 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मतलब रिटर्न सब सारी फॉर्मेलिटीज आपको एप्लीकेबल हो जाएंगी। आई होप समझ रहे हैं आप, एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है।
Deshbandhu is an agriculturist engaged in cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. He exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field in previous year. Thus, he is not liable to registration as he was exclusively engaged in supply of produce out of cultivation of land. और Deshbandhu individual है ना? In the current year, he decides to start trading of rice from apart from supplying wheat. Wheat भी करेगा और rice भी बेचेगा. His turnover current year is 32 lakh from supply of wheat and 9 lakh from trading of rice. Since he is engaged in rice, also he is not covered under 23. अब आप exclusive हट गया. Threshold limit कितनी है? Exclusively goods बेच रहा है तो threshold limit 40 लाख है. 32 plus 9 41 लाख आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो. आई होप समझ में आ गया. हाँ सर. स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. ये अभी मैं कुछ कैटेगरी बता रहा हूं. इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है ना? इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं. बेटा 15 मिनट लगेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, इसके बारे में अभी मैंने आपको एडवोकेट का एग्जांपल बेस्ट दिया. अगर आप सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई दे रहे हो, मतलब वो एडवोकेट 1.5-2 करोड़ का भी टर्नओवर कर, लेकिन सिर्फ रिवर्स चार्ज, ओनली रिवर्स चार्ज, एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज आप सर्विस दे रहे हो जिसके अंदर रिसिपेंट इज लायबल टू पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कोई जरूरत नहीं. भैया मेरा क्या जा रहा है, 1.5 करोड़ पे टैक्स लग रहा है लेकिन रिसिपेंट देगा तो मैं काहे को रजिस्ट्रेशन कराऊं. लेकिन अगर आपने 10,000 की भी वही बात टैक्सेबल सर्विस दे दी, 10,000 की भी, जिसके लिए रिवर्स चार्ज में नहीं नॉर्मल चार्ज में है, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी होगा वैसा ही जैसा नॉर्मल होता था. मतलब रजिस्ट्रेशन आप ले लोगे तो 10,000 की जो एक्स्ट्रा सप्लाई आपने की उसके ऊपर आप जीएसटी दोगे, लेकिन बचे 1.5 करोड़ पे रिवर्स चार्ज लगेगा. अरे समझे कि नहीं पता नहीं, जरा ध्यान देना. ये एडवोकेट है और ये बिजनेस एंटिटी है, इसने 1.5 करोड़ रुपए की सर्विस दी, इसके ऊपर आरसीएम है. बेटा क्या है आरसीएम? मतलब ये लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. और 10,000 का मान लीजिए इसको रेंट आ गया, इस एडवोकेट को 10,000 रेंट आ गया, तो भैया अब इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. टोटल टर्नओवर 1.5 प्लस 10,000, 1.5 करोड़ 10,000 हो जाएगा इसका टर्नओवर, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. लेकिन हालांकि टैक्स इसको इसी पे देना है और ये अभी भी आरसीएम में ही रहेगा, चीज समझ लेना. लेकिन रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज और साथ में रिटर्न वगैरह सब इसको करना पड़ेगा, झंझटों में आ जाएगा. सीधी सीधी बात ये है. आई होप आप समझ रहे हैं. मैं 3 बार ये चीज बोल चुका हूं और हर एग्जाम्पल में भी ये लिखा हुआ है बेटा, हर एग्जाम्पल में बार बार. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल आप पढ़ना, एग्जाम्पल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ट्रैक्स बताते जाऊंगा और एग्जाम्पल में वैसे ही पढ़ाते जा रहा हूं. Person who are only engaged in making supplies of taxable goods or service or both, total tax on which liable to pay on reverse charge basis by the recipient of such good service under section 9(3) which have been exempted for obtaining registration. 9(3) अपन ऑलरेडी पढ़ चुके रिवर्स चार्ज के बेसिस. ठीक है. ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते बेटा, बहुत अच्छे से समझा के दिया है होमवर्क. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख. अभी मैंने कहा अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो या गुड्स एंड सर्विस करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है. आई बात समझ में? Person making interstate supply of taxable service and having aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding 20 lakh in financial year have been exempted from obtaining compulsory registration. However, aggregate turnover of such supply to be computed all employers should not exceed 10 lakh in special category. ये आपको बताया. आई बात समझ में? ढोला and company located in Delhi engaged in supply of taxable goods in neighboring states of Punjab and Haryana. neighboring state goods supply कर रहे हैं तो इनको तो पहले दिन से its aggregate turnover current financial year is 10 lakh. Since it is engaged in making interstate taxable supply, it is required to register mandatorily under GST irrespective of aggregate turnover. ठीक है. However, in above case, if it is engaged in interstate supply of taxable service instead of goods के अलावा है, तो it will be eligible for exemption from registration till its aggregate turnover does not exceed 20 lakhs. ठीक है. Person making interstate taxable supply of notified handicraft goods, ये भी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ. अपन ने अभी देखा था कि handicraft goods के लिए एक बेनिफिट दिया हुआ है. भले ही आप गुड सप्लाई करो, इंटरस्टेट करो, तो उसका तो जीरो टर्नओवर भी रहे, मतलब पहले दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. लेकिन
₹1 का भी टर्न हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ किसमें, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आप डील कर रहे हो बेटा, तो आपको जरूरी नहीं है। और हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होता है, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सच ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स made by craftsmen predominantly by hand even though machinery may use for the process। तो ये नोटिफाइड क्या होता है, लेदर आर्टिकल्स, कार्व वुड प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई टू बी कंप्लीट ऑल इंडिया बेसिस, ये आपको मालूम है 20 लाख और 10 लाख है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, पैन नंबर होना चाहिए उस आदमी के पास, और साथ में ई वे बिल भी जनरेट होना चाहिए। ई वे बिल आपको लास्ट चैप्टर में 10th चैप्टर में समझ में आएगा, अभी फिलहाल नहीं, सॉरी 10 नहीं, 8th चैप्टर में ई वे बिल के बारे में है, ठीक है। ई वे बिल जाने दो, मेन बात ये है। अब इसकी कहानी क्या बनती है, देखो पूरी कहानी। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट मतलब विद इन 2 स्टेट्स, मैं लिख देता हूं लगे तो। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ₹1 का भी किया, कुछ भी करो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देते हो, अगेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ओनली सर्विसेज, थ्रेशोल्ड मिलेगा, वही 10 लाख 20 लाख जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, थ्रेशोल्ड मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड, ठीक है, एंड नोटिफाइड। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, थ्रेशोल्ड मिलेगा, एंड उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर अगर नहीं रहेगा तो थ्रेशोल्ड नहीं मिलेंगी, पहले दिन से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंटरस्टेट सप्लाई। और इंट्रा के लिए सब प्रोविजन है, इंट्रा के लिए तो भैया आपका सिंपल है, लिमिट्स एप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। चलिए ये नोट कर लेना बेटा, बहुत फाइनल कंसेप्ट है, ये क्रक्स है। अब देखिए इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, या पढ़ सकते हो। हाँ, अब डी पॉइंट पे आता हूं मैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। लेकिन उसके पहले बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ना बहुत जरूरी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं फिलहाल के लिए, इस लेक्चर के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि जब तक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको इसमें मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, बराबर है ना, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं एक नोटिस, ये डी का बाकी है बेटा अपना, बहुत सिंपल है वैसे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ाने के बाद ये समझा दूंगा। अब मैं आता हूं इस पे, एक नोटिफिकेशन है, क्या है ये, एक नोटिफिकेशन, तो इसको हम देखते हैं। लायबिलिटी टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अड़तिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर मंडी में लाते हैं एपीएमसी वगैरह में, और जो अड़तिया रहते हैं उनके पास प्रोस्पेक्टिव बायर्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फार्मर हूं, मैं गया मंडी में अपना पूरा प्रोड्यूस लेके, ठीक है। अब वो मेरा एजेंट, मेरे पहचान के मंडी के रिकॉग्नाइज एजेंट रहते हैं, उनके पास लाइसेंस रहता है, मैं उस एजेंट के पास जाता हूँ, भैया मेरा माल बिकवा दे, वो ठीक है बोलता है, और वो जो उसके पास बायर्स की लिस्ट रहती है उनको बराबर कॉल करता है कि भैया आ जाओ अच्छा गुड्स आया है, फिर बोली लगती है, जो ज्यादा पैसे देता है उसको वो गुड्स दे दिया जाता है, और बाद में वो किसान जो है उसको एजेंट को जो कमीशन दे देता है, बराबर है। तो ये क्या है, अब ये कमीशन एजेंट को क्या करना पड़ेगा, सेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैं सेल परचेस करा रहा हूं, कमीशन ले रहा हूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन आया, ठीक है। अब देखिए फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट है, चीज समझना, एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या, नहीं है। क्या बेच रहा है, कल्टीवेटेड लैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है, चीज समझ लो। और एजेंट, यहाँ पे एजेंट 2 तरह के, या तो पैरा 3 में कवर्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी मैं अगर अपना इनवॉइस बना रहा हूं तो मैं पैरा 3 में कवर्ड हो गया, मैं अपना इनवॉइस नहीं बना रहा तो पैरा 3 में कवर्ड नहीं हूं मैं। तो उस केस में एक क्लेरिफिकेशन आया कि करना क्या, पहले चीज समझो।
मिस्टर ए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये पूरा समझा के दिया है. मिस्टर ए सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग सर्विस ऑफ मिस्टर बी, who is a commission agent as per agriculture produce marketing committee of the state. Mr. B identifies the buyers and sells the agriculture produce on behalf of Mr. A. ठीक है, यानी मिस्टर ए फार्मर है समझ लो, और मिस्टर बी जो है वो एजेंट है. ठीक है, उसका गुड्स बिकवा के देने का काम कर रहा है, और फॉर विच ही चार्जेस कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए, इसने इसको कमीशन दिया. Mr. B is an agent as covered under para 3 of schedule 1. para 3 मतलब in case where the invoice is issued by Mr. B to the buyer, अगर ये बायर को अपना इनवॉइस देता है, एजेंट अपना इनवॉइस देता, तो ये पैरा 3 में कवर्ड हो गया, पैरा 3 में कवर हो गया ऑफ शेड्यूल 1. आई बात समझ में आया, लिखा हुआ है. हेंस सर्विस सप्लाइड बाय कमीशन एजेंट बाय मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. कंसेप्ट ऑफ डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 2. ये अपन कर चुके डिस्कस. ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए इस टाइप के कमीशन एजेंट के लिए क्लैरिफिकेशन आया है. क्या क्लैरिफिकेशन आया है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट के अंदर पूरा दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनना बेटा. Since the services provided by commission agent for sale or purchase of agriculture produce are exempt from GST. अपन ने चैप्टर 4 में ये देखा था कि भैया इसके ऊपर GST नहीं है. Such commission agent even when they qualify agent under schedule 1, वो एजेंट क्वालिफिकेशन हो रहा है, सप्लाई मान ली जा रही है टैक्सेबल, लेकिन आर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2(1)(a), जो भी आपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया. As we have already seen, person liable for mandatory registration if he make taxable supply of goods service on behalf of other taxable person. Accordingly, commission agent will be liable to get mandatory registration under this provision only when both the following conditions are satisfied. Principal should be taxable person and supplies made by commission agent should be taxable. सबसे पहले क्या प्रिंसिपल टैक्सेबल है क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर, वो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं. Generally, a commission agent under APMC act and supply on behalf of agriculturist who is not a taxable person, and if he supplies produce out of cultivation of land, thus commission agent who is making supply on behalf of non-taxable person, that is agriculturist, is not liable for compulsory registration. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं. पॉइंट नंबर 24(7) में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा था. ये देखिए, पैरा 3 वाले एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं पैरा 3 वाला एजेंट भले ही हो, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ में सप्लाई करता है, एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ में सप्लाई करता है, तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है. कौन सी कंडीशन? प्रिंसिपल शुड बी टैक्सेबल पर्सन. बट प्रिंसिपल कहां टैक्सेबल पर्सन है, बेचारा एग्रीकल्चरिस्ट है. तो ऐसे केस में ये एक एक्सेप्शन है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं. ऐसा क्लैरिफिकेशन आया है. मतलब मंडी वाले जो एजेंट है, जो भले ही खुद का इनवॉइस इशू कर रहे हैं, पैरा 3 के एजेंट है, वो मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 24(7) के हिसाब से, 24(7) यानी सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 के हिसाब से भी उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. कंपल्स नो डाउट वहां लिखा है, लेकिन यहां एक कंडीशन और है कि प्रिंसिपल शुड बी टैक्सेबल पर्सन. भैया प्रिंसिपल कहां टैक्सेबल पर्सन है? यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चरिस्ट तो एग्जेम्प्ट है. एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, हमने देखा था. एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, हमने सेक्शन 23 में ही देख लिया था. पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, ऐसा सेक्शन 23 में ही हमने देख लिया था. और एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन भी बताई थी आपको भी, इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह वगैरह. तो ऐसे केस के अंदर नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. आई बात समझ में? However, where commission agent is liable to pay tax under reverse charge, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, such agent will require to get compulsory registration. ये हमने देखा है, अगर रिवर्स चार्ज की बात आती है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ एजेंट रहा तो, यानी ऐसे कुछ वो प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है. आई बात समझ में? हालांकि ऐसा रहता नहीं है, कम रहते हैं. अब ये डायग्राम में एनालिसिस दिया हुआ है बेटा. अब मैं आता हूं एक प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर. ये बहुत सिंपल है.
इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। 143 ओके, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा ये, क्योंकि है सिंपल, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इसको। अभी टाइम हो गया, अभी लेंगे तो इसको आधी घंटा और लगेगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पूरा नया सिरे से नया है ना, तो इसको ढंग से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज यही रुकते हैं, टिल देन